तो चलिए दोस्तों, आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि रेलेवेंस क्या है आपके जो पीवाईक्यूज़ हैं उनकी, और एनसीईआरटी की रेलेवेंस क्या है, क्योंकि 2024 की ये पीवाईक्यूज़ हैं। आप देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन इसके अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आइसोथर्म के बारे में है। तो ये देखिए डेविएट करता है आइसोथर्म गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की वजह से। गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की तरफ से दोनों स्टेटमेंट जो आपकी सेम आपकी एनसीईआरटी से दी गई हैं। यहाँ पे ये देखिए पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, उसके बाद फिर एस एंड डस्ट, एंड हियर यू कैन सी पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, वोल्केनिक बॉम्ब्स, एस एंड डस्ट, एंड ऑल दीज थिंग्स आर रिटन as it is statement wise, line wise. You are going to get these statements, and if you will be able to read it at 4 or 5 times, then you are not going to miss any kind of question, any kind of statement which is coming. So if you are just studying, अगर आप सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट एनसीईआरटी के पढ़ के जा रहे हैं या फिर किसी कोचिंग के नोट पढ़ के जा रहे हैं, यू आर नॉट चेकिंग आउट द एनसीईआरटी, देन आई थिंक दैट यू आर गोइंग टू बी मिस इंटरप्रिटेटेड इन दी स्टेटमेंट्स विच आर गिवन ओवर देयर। तो मिस इंटरप्रेट कर ले जाएंगे आप स्टेटमेंट को और आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो जब आपको जो स्टेटमेंट है पूरी की पूरी यहीं से मिल रही है, देन वाई टू गो एनीवेयर एल्स एंड यूज योर एक्स्ट्रा ब्रेन। कि हाँ, लिंक तो कर ही लेंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पता है, बट लेकिन अपना एक्स्ट्रा ब्रेन यूज़ करने की आपको ज़रूरत क्या है? अगर जब सीधी स्टेटमेंट इसमें आ रही हैं तो आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी चाहिए। एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेस चैप्टर। और इससे पहले मैंने कई सारी चैप्टर पूरी एनसीईआरटी पे कर दी है। क्लाइमेट खत्म हो गया आपका, वाटर खत्म हो गया है, और अब ये आगे की 2 यूनिट और बची हैं, ये भी खत्म कर देंगे। 11th की एनसीईआरटी आपकी खत्म हो जाएगी और 8 से 10 क्वेश्चन आपको 2025, 26, 27, 28 यानी जितनी भी दिन तक आपकी एग्जामिनेशन चलेगी एनसीईआरटी की रेलेवेंस बढ़ती जाएगी। बिकॉज यू हैव सीन द गवर्नमेंट इज ट्राइंग द सेल्फ डिपेंडेंसी ऑफ दी एस्पिरेंट्स। गवर्नमेंट चाह रही है कि आप कोचिंग वगैरह में उतना ना जाएं, आप अपने आप से पढ़िए। तो इस वजह से वो देखिए विजन वगैरह के भी आपके जो मटेरियल्स हैं उनसे भी अब चीज़ें कम आने लगी हैं। शुरुआत करते हैं। 10 मिनट का समय दीजिएगा मुझे। उसके बाद आपको अगर ये समझ में ना आता है फिर आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन 10 मिनट का टाइम तो आप दे ही सकते हैं। सब्सक्राइबर और व्यूज देख के मत जाइएगा। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है द नर्सरी राइम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार? तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको नहीं याद होगा। सब लोग अगर कुछ पहले पढ़ते हैं तो जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग अ लाई नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा, और ट्विंकल ट्विंकल, ये दोनों सबके चहीते होते हैं। फिर स्टारी नाइट्स हैव ऑलवेज अट्रैक्टेड अस। स्टारी नाइट्स यानी स्टार से भरी हुई जो रातें होती हैं वो हमेशा हमें अट्रैक्ट करती हैं। और शहर में तो ये कम देखने को मिलता है, पर गांव में आंगन होते हैं। और मैं बचपन से गर्मियों के टाइम में आंगन में ही सोता था। तो जब रात में बारिश वगैरह होती थी तो लेके खटिया अंदर भागो भाई, वो सारे में बरामदे में भाग जाओ। तो उसमें क्या होता है, मच्छरदानी वगैरह लगा के बढ़िया आराम से सो। तो क्या होता है कि जब आंगन में आप सोओगे तो पूरा ऐसा खुला रहता है और बढ़िया छोटे छोटे स्टार्स दिखते रहते हैं। जब नींद ना आए तो स्टार को ऐसे गिनो, काउंट करो और देखो, बड़े प्यारे लगते हैं देखने में। और खासकर जो लोग गांव से होंगे, जिनके घर में आंगन होगा या बाहर सोते होंगे, जिसको हम लोग दुआर कहते हैं, दुआरे सोते होंगे, तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से इसको इमेजिन कर सकते हैं। यू मे ऑल्सो हैव थॉट ऑफ दीज स्टार्स एंड हैड न्यूमरस क्वेश्चंस इन योर माइंड। आपके माइंड में बहुत बार क्वेश्चंस आए होंगे। क्वेश्चंस सच एज हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन स्काई, कि कितने स्टार्स होते हैं, नंबर से कितने होते हैं। क्योंकि हम इंसान हैं, हम हर चीज़ क्वांटिफाई करते हैं। कि कोई हमसे प्यार करता है तो मेरे पास 2 बार कॉल करता है, ठीक है। कोई अगर 10 बार कॉल करता है, अरे क्या है, कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या है, तो हम कहते हैं यार क्वांटिफाई हुआ, 10 बार कर रहा है यानी ज़्यादा प्यार कर रहा है। कोई आपको 10 रुपये दे के जाएगा, यार इसके अंदर जी नहीं है। कोई अगर आपको 1000 दे के जाएगा, ओ यार ये मुझसे प्यार करता है, इसने मुझको 1000 दिया। तो हम इंसान जो होते हैं हर चीज़ को क्वान्टिफाई कर देते हैं, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे जो चीज़ हो। तो हम भी स्टार को भी गिनना चाहते हैं, इसको भी क्वान्टिफाई करना चाहते हैं कि कितने स्टार हैं, 1 है, 2 है, 3 है। अब कोई बता दे कि इतनी बड़ी गिनती बता दे, को मिलियन, 1000, बिलियन इतनी बता दे, तब हमारे दिमाग में होगा ओ हमने जान लिया है, क्वांटिफाई कर लिया है। लेकिन अभी हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है। हाउ डिड दे कम इन टू द एग्जिस्टेंस? कैसे वो ऐसे आए हैं, एग्जिस्टेंस में कैसे आए हैं, कैसे ये बने हुए हैं? क्योंकि हर चीज़ जो हम अपने आसपास देखते हैं, अब ये मैंने माइक्रोफोन देखा तो अच्छा ये प्लास्टिक से बना हुआ है, अच्छा ठीक है, इसमें ये टेक्नोलॉजी काम करती है। ये आप जिस फ़ोन से पढ़ रहे हैं, जिस लैपटॉप पीसी से पढ़ रहे हैं, अच्छा ये ऐसे बना है, इस कंपनी ने बनाया है, डेल ने बनाया है, एचपी ने बनाया है, लेनोवो ने बनाया है, और सैमसंग का फ़ोन है, एप्पल का फ़ोन है, रेडमी का फ़ोन है, रियलमी का फ़ोन है, तो हमको सब पता होता है। तो कैन वन रीच एट द एंड ऑफ द स्काई? क्या उसके एंड तक जा सकते हैं? क्यों? क्योंकि अगर हम कोई चीज़ देखते हैं तो यहाँ से वहाँ जाने की कोशिश करते हैं, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं।
तो ये चीज़ें हैं। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न हाउ दिस ट्विंकल लिटिल स्टार वर फॉर्म्ड, और आज की इस वीडियो में आप यही पढ़ेंगे ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जो है ना ये बने कैसे हैं। एंड with that you will eventually also read the story of origin and evolution of the earth, और इसी के साथ आप अर्थ की ओरिजिन को और इवोल्यूशन को भी पढ़ने वाले हैं। अर्ली थियरीज की बात करते हैं, ओरिजिन ऑफ द अर्थ की बात करते हैं, तो अ लार्ज नंबर ऑफ हाइपोथेसिस वर पुट फोर्थ बाय डिफरेंट फिलोसफर्स एंड साइंटिस्ट, तो बहुत लार्ज नंबर में अलग अलग हाइपोथेसिस दी गई डिफरेंट फिलोसफर्स के द्वारा और साइंटिस्ट के द्वारा रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ अर्थ। One of the earlier and popular arguments was by German philosopher Immanuel Kant, तो सबसे पहली और सबसे पॉपुलर उस टाइम की इमैनुअल कांट जी आते हैं, जो कि एक अपनी फिलॉसफी देते हैं, आर्गुमेंट देते हैं। मैथमेटिशियन लैपलास, जो कि बाद में मैथमेटिशियन लैपलास जिसको 1796 में रिवाइज करते हैं। इट इज़ नोन एज नेबुलर हाइपोथेसिस, और इसको हम किस नाम से जानते हैं? नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। द हाइपोथेसिस कंसीडर्ड दैट द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड आउट ऑफ क्लाउड ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विद अ यूथफुल सन, तो ये कहते हैं कि सन के चारों तरफ क्लाउड ऑफ मटेरियल, जैसे सन है उसके आसपास ऐसे क्लाउड बना हुआ है मटेरियल्स का, जिसके बाद फिर इन सब की फॉर्मेशन होती है विद अ यूथफुल सन, यानी यूथफुल, जब सन अपने यूथफुल फेज में था तो वहाँ पर उसके चारों तरफ जो क्लाउड्स थे विच वाज स्लोली रोटेटिंग, जो कि धीरे धीरे रोटेट कर रहा था। फिर 1900 आता है, यहाँ पे चैम्बरलिन और मॉल्टन जी आते हैं। इन्होंने क्या कंसीडर किया? कंसीडर दैट अ वेंडरिंग स्टार अप्रॉच द सन, और वो कहते हैं कि एक इधर उधर वेंडर घूमता हुआ कोई ऐसे स्टार सन के पास आ जाता है। अब इसका रिजल्ट क्या होता है? As a result, a cigar-shaped extension of the material was separated. cigar-shaped, cigar किस शेप की होती है? ऐसी होती है। तो फॉर एग्जांपल ये आपका सन है, इसके आसपास पूरे क्लाउड हैं, अब एक ऐसे इससे आया स्टार ऐसे टकरा गया, तो यहाँ पे ऐसी ये फॉर्मेशन, इसमें cigar shaped की फॉर्मेशन हमें देखने को मिल गई। ठीक, फिर क्या होता है? एज द पासिंग स्टार मूव्ड, और जैसे ही वो पासिंग स्टार मूव करने लगा, द मटेरियल सेपरेटेड फ्रॉम सोलार सरफेस कंटिन्यू टू रिवॉल्व अराउंड द सन, और फिर वो चारों ओर जो ये मटेरियल्स आए एस्टेरॉइड्स में, प्लैनेट्स में, ये सब बिखर गए और वो ऐसे ऐसे घूमने लगे आपके सन के चारों तरफ। एंड इट स्लोली कंडेंस्ड इनटू प्लैनेट, और वो फिर मिल करके, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो धीरे धीरे एक दूसरे से मिले और एक दूसरे से चिपक करके कंडेंस हो गए, और कुछ ने प्लैनेट्स फॉर्मेशन कर दी, कहीं पे एस्टेरॉइड्स की बेल्ट हो गई। सर जेम्स, उसके बाद फिर आते हैं जेम्स जीन्स, और उसके बाद सर हैरोल्ड जेफरी, उन्होंने सपोर्ट किया दिस आर्गूमेंट को, इस आर्गूमेंट को उन्होंने भी सपोर्ट किया। एट लेटर डेट, फिर बाद में क्या होता है? द आर्गूमेंट कंसीडर्ड ऑफ अ कंपेनियन टू द सन हैव बीन कोएक्सिस्टिंग, तो आर्गूमेंट ये कंसीडर करती है कि सन का एक कंपेनियन भी है उसके साथ। तो दीज आर्गूमेंट्स कॉल्ड बाइनरी थीसिस, और इसको हमने क्या कहा? बाइनरी थीसिस कहा। 1950 में ओटो स्मिथ इन रसिया एंड कार्ल वैयास्कर ना, तो इन दोनों ने क्या किया? जर्मनी में समवॉट रिवाइज द नेबुलर हाइपोथेसिस, तो जर्मनी में इन महान भावों ने नेबुलर हाइपोथेसिस को फिर से रिवाइज किया, दो डिफरिंग इन डिटेल, थोड़ा सा डिटेल में इनके अलग थी, कुछ डिफरेंस हमें देखने को मिली। दे कंसीडर दैट द सन वॉज सराउंडेड बाई सोलार नेबुला, और वो ये कहते हैं कि सन सोलार नेबुला से सराउंडेड था, कंटेनिंग मोस्टली द हाइड्रोजन एंड हीलियम, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम उसके आसपास था, अलॉन्ग विथ वॉट मे बी टर्म एट डस्ट, और जिसके साथ हम वो चीज़ें कह सकते हैं जैसे डस्ट वगैरह होंगे, जिसको हम डस्ट कह सकते हैं, वो भी मौजूद थी। द फ्रिक्शन एंड कोलिजन ऑफ पार्टिकल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिस्क शेप्ड क्लाउड, और इन जो पार्टिकल्स के साथ फ्रिक्शन और कोलिजन हुई, यानी एक दूसरे में ये जो पार्टिकल्स हैं फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे टकराने लगे, तो इनमें फ्रिक्शन हुआ। अब दो चीज़ें एक दूसरे से टकराएंगी तो इनमें फ्रिक्शन होगा, इनमें कोलिजन हुआ, और ये जो पार्टिकल्स हैं फिर इन्होंने फॉर्मेशन किसका किया? डिस्क शेप्ड क्लाउड का, एक ऐसे डिस्क बन गई। डिस्क आप लोगों ने टीवी पहले सीडी देखी होगी ना, तो बस कुछ ऐसी है, अगर जिसके पास बाइक होगी वो आगे देखेगा डिस्क ब्रेक होती है, तो ऐसे डिस्क जैसा बन गया वहाँ पे शेप,
और डिस्क्रिप्ट क्या बने, क्लाउड्स बने। एंड द प्लैनेट्स वर फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन, और प्रोसेस ऑफ एक्रीशन से यानी उनके अंदर फॉर्मेशन हुई थी, फिर वो सब एक्रिएट हो जाते हैं एक साथ और फिर वहाँ पे वो प्लैनेट का निर्माण करते हैं। हाउएवर साइंटिस्ट इन लेटर पीरियड टूक अप द प्रॉब्लम ऑफ ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स रेदर देन जस्ट द अर्थ और द प्लैनेट। लेकिन फिर आगे क्या हुआ, लेटर पीरियड में होता है क्या कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने प्रॉब्लम्स किसकी ली, प्रॉब्लम ऑफ ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स रेदर देन जस्ट द अर्थ और प्लैनेट्स, यानी वो पूरे यूनिवर्स की ऑरिजिन के ऊपर आए, ना केवल अर्थ और इसके प्लैनेट्स के बारे में, बल्कि ये पूरा यूनिवर्स कैसे बना है। हम तो सिर्फ एक की बात कर रहे हैं, एक सोलर सिस्टम, उसमें मिल्की वे में फिर पूरा ब्रह्मांड आ गया, फिर हजारों मिल्की वे हैं, पूरा यूनिवर्स बना है। फिर यहाँ पे हमने अपनी स्टडी को और वाइड किया। मॉडर्न थियरीज की बात करते हैं। So origin of universe, the most popular argument regarding the origin of universe is Big Bang theory। और इन सब के बाद इसके बारे में तो आपको ज़रूर जानकारी होगी कि बिग बैंग थियरी है जब सबसे ज़्यादा पॉपुलर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। इसको क्या कहते हैं, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। मतलब माना ये जाता है कि हमारा जो ब्रह्मांड है ना वो धीरे धीरे एक्सपेंशन कर रहा है, वो बढ़ रहा है, एक्सपेंड कर रहा है और नए नए प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, हो सकता है और नई अर्थ का भी फॉर्मेशन हो, कहीं पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं। एडविन हबल 1920 में उन्होंने प्रोवाइड किया एविडेंस दैट द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। उन्होंने एविडेंस के साथ ये पेश किया यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है। एज टाइम पासेस, जैसे ही समय पास होता है, गैलेक्सी मूव फर्दर एंड फर्दर अपार्ट, यानी जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ता जाता है गैलेक्सीज दूर दूर चली जाती हैं, वो मूव करती रहती हैं। यू कैन एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड व्हाट डज द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स मीन। आप ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कैसे। एक बलून ले लीजिए, ठीक, टेक अ बलून, मार्क सम पॉइंट ऑन इट, और उसके ऊपर ये बलून ले लिया आप लोगों ने, अब इसके ऊपर एक ऐसे पॉइंट, एक बिंदी लगा दीजिए मार्कर से, तो रिप्रेजेंट द गैलेक्सीज, और वो मान के चलिए कि आपकी गैलेक्सी हो गई। नाउ इफ यू स्टार्ट इन्फ्लेटिंग द बलून, अब आप जब इस बलून को फुलाना शुरू करेंगे तो क्या होगा बताइए, आप अपने दिमाग से सोचिए। द पॉइंट मार्क्ड ऑन द बलून विल अपीयर टू बी मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। और वहाँ पर आपने अगर 2 पॉइंट लिए हैं और 2 पॉइंट की डिस्टेंस इतनी रखी है तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे किया है, लेकिन जब आप उसको फुलाने लगेंगे तो उनकी आप देखेंगे जो डिस्टेंस है वो बढ़ती चली जाएगी। Similarly, the distance between galaxies is also found to be increasing and thereby the universe is considered to be expanding। और इसी प्रकार से जो 2 गैलेक्सीज के बीच की डिस्टेंस है वो भी बढ़ रही है। इसका क्या मतलब होगा कि ये भी एक्सपेंड कर रही है। जैसे आपने बलून को 2 पॉइंट लगाए, 2 पॉइंट को जब फुलाया तो वो दोनों पॉइंट एक दूसरे से दूर हो गए। जब वो एक दूसरे से दूर हो गए, इसका क्या मतलब हुआ कि बलून एक्सपेंड कर गया, यानी जिस पर वो थे वो एक्सपेंड कर गया। तो इसी प्रकार से गैलेक्सीज हमारी कहाँ होती हैं, यूनिवर्स में होती हैं। तो अगर यूनिवर्स एक्सपेंड करेगा तो उसके साथ गैलेक्सीज भी एक दूसरे से दूर जाने लगेगी। However, you will find that beside the increase in the distance between 2 point, और एक चीज़ आप और नोटिस करेंगे कि यहाँ पर उनकी पॉइंट में उनकी डिस्टेंस में इंक्रीज के साथ साथ पॉइंट भी बड़े होंगे। देखिए, द पॉइंट्स देमसेल्फ आर एक्सपेंडिंग, वो पॉइंट्स भी बड़े हो रहे हैं। और दिस इज़ नॉट अकॉर्डेंस विद द फैक्ट, और ऐसा फैक्ट के साथ नहीं हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे ये चीज़ समझाने के लिए कह रहा है कि अगर आप ये जो थियरी बता रही है कि दूर दूर जा रहा है तो इस कारण वजह से जा रहा है, लेकिन यहाँ पे तो एक्सपेंडेड गैलेक्सी जो आपकी पॉइंट है वो भी तो बढ़ रहे हैं, इसका मतलब गैलेक्सी भी बढ़नी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। साइंटिस्ट बिलीव दैट दो द स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज इंक्रीजिंग, साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि यहाँ पे गैलेक्सीज के बीच का जो स्पेस है वो तो बढ़ रहा है, लेकिन ऑब्जर्वेशन डू नॉट सपोर्ट द एक्सपेंशन ऑफ गैलेक्सीज। यानी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ये नहीं कहती है कि आपकी गैलेक्सी बढ़ रही, कैसे कि आज आपका सूरज यहाँ था और अर्थ की डिस्टेंस यहाँ थी तो मिलियन साल बाद वहाँ पहुँच जाएगी, दूर हो जाएगी अर्थ, ऐसा नहीं होता। सो बलून एग्जाम्पल इज ओनली पार्शियली करेक्ट, तो उसका एक सिरा देखेंगे तो वही हमें करेक्ट देखने को मिलेगा। ये देखिए सिंगुलरिटी का ये कॉन्सेप्ट दिया गया है, तो ऐसे आया, फिर यहाँ से ये एक्सपेंड हुई, डिफरेंट यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगी गैलेक्सीज़। और ये जो गैलेक्सीज़ हैं पहले पास में थी, अब ये गैलेक्सी दूर दूर में हो गई, फिर और एक्सपेंड हुआ, ये इतनी दूर में पहुँच गई, लेकिन इनकी जो साइज़ है ये साइज़ आपको सेम से देखने को मिलेगी, इनकी साइज़ में डिफरेंसेस नहीं आते हैं।
बिग बैंग थियरी की बात करते हैं। द बिग बैंग थियरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स। तो बिग बैंग थियरी ने इन फॉलोइंग स्टेजेस को डेवलपमेंट के यूनिवर्स में कंसीडर किया। पहला, द बिगनिंग। इन द बिगनिंग, बिगनिंग में क्या होता है, ऑल मैटर फॉर्मिंग द यूनिवर्स एग्जिस्टेड इन वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ अ टाइनी बॉल। यानी शुरू शुरू में क्या होता है, जितने भी मैटर हैं जो कि यूनिवर्स को बनाते हैं, यूनिवर्स को फॉर्म करते हैं, वो एक ही जगह पे थे। जैसे कि ये जगह है और ये जगह ऐसे स्पेस में है, स्पेस में ऐसे है, ये एक बॉल है। अब ये बॉल के जैसे थे, सिंगल एटम टाइनी बॉल के रूप में, जिसमें अनइमेजिनली स्मॉल वॉल्यूम था। यानी वो इमेजिन आप नहीं कर सकते, बहुत छोटा सा वॉल्यूम था। इनफाइनाइट टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर इनफाइनाइट था और इसकी डेंसिटी इनफाइनाइट थी। यानी वो चीज़ें हम समझ ही नहीं पाएंगे। मतलब ये समझिए कि इतना छोटा सा बॉल है और उसकी इतनी डेंसिटी थी कि वो ऐसे अर्थ पे रख दो तो अर्थ ऐसे घुस जाएगी ज़मीन के अंदर, अर्थ हट जाएगी। तो ऐसा है कि इनफाइनाइट डेंसिटी है, हम समझ ही नहीं पाए, हमें पता ही नहीं उसके बारे में। तो एट द बिग बैंग, और बिग बैंग जब हुआ तो टाइनी बॉल एक्सप्लोडेड वायलेंटली, और वो जो टाइनी बॉल है वो बहुत वायलेंटली एक्सप्लोड करी। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी छोटी सी चीज़ यूनिवर्स कैसे बना सकती है। तो आपने एटम बॉम्ब का नाम सुना है, एटम बॉम्ब का नाम तो सुना ही होगा। अब एटम कितने छोटे होते हैं, कभी आप देख पाएंगे, कभी नहीं देख पाएंगे। एटम बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, लेकिन जब वो ब्लास्ट करते हैं कितनी एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ज़्यादा। तो हो सकता है कोई एटम का भी बाप वहाँ रहा हो, वो एटम से भी बड़ा खतरनाक हो, उसके अंदर हो, और उसके एटम के अंदर एक एटम के अंदर घुसा हो, उसके एटम के अंदर घुसा हो। तो हो सकता है वो इतनी बड़े में लाखों एटम के बराबर हो, अरबों खरबों एटम के बराबर हो, वो भी स्फोट करा तो उसकी जो डेंसिटी इनफाइनाइट थी वो किसी डेंसिटी के फॉर्मेशन में आ जाती है। तो ये भी हम नहीं कह सकते क्या चीज़ है क्या नहीं है। इट इज़ नाउ जनरली एक्सेप्टेड दैट द इवेंट ऑफ बिग बैंग टूक प्लेस 13.7 बिलियन ईयर बिफोर द प्रेजेंट। ऐसा माना जाता है कि 13.7 बिलियन साल पहले आज से ये बिग बैंग की जो थियरी है ये हुई, ये प्रोसेस हुई। द एक्सपेंशन कॉन्टिन्यूज इवन टू द प्रेजेंट, और इसका जो एक्सपेंशन है आज भी चल रहा है। एज इट ग्रू, जैसे जैसे ये आगे बढ़ी, सम एनर्जी वॉज कन्वर्टेड इनटू द मैटर, और यहाँ की जो कुछ एनर्जी है, जैसे एटॉमिक एनर्जी, आपका एटम बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो उसमें जो एनर्जी है फिर वो धीरे धीरे किसी मैटर में कन्वर्ट हो गई एनर्जी। अगर अभी आप देखेंगे ना तो गॉड पार्टिकल की हुई है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि ऐसे आइंस्टीन जी को देखेंगे तो वो कहते हैं कि मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स के थ्रू हम चीज़ों को समझ सकते हैं। बोर जी क्या कहते हैं कि एवरीथिंग इज पार्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, और फॉर्म ऑफ एनर्जी में वो एक ऐसा लूप में है जो कि इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट चीज़ को फाइंड करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं आ सकता। तो इसका मतलब फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। और आपने सुना होगा ना, वेदों में हमारे कहा गया है ब्रह्म होता है, यानी कुछ होता है, देयर इज नथिंग, वो नथिंग कुछ नहीं है। यानी पूरी दुनिया कुछ नहीं है, पूरा ब्रह्मांड कुछ नहीं है, और वो कुछ नहीं है। समझ रहे हैं कि मतलब उसके अंदर हमें एनर्जी मिलती है। एवरीथिंग इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर आपके सेल्स भी हैं तो सेल के अंदर कहीं देखेंगे तो जो एटम्स आएंगे, एटम्स के अंदर भी जो आपके होंगे वो कहीं ना कहीं किसी प्रकार की एनर्जी से बने हुए हैं। ठीक है। देयर वॉज पार्टिकुलरली रैपिड एक्सपेंशन विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, और यहाँ पर रैपिड एक्सपेंशन होती है फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में, यानी सेकंड के फ्रैक्शन में, यानी सेकंड भी नहीं हुए होते तभी होती है, उससे पहले हो जाती है, उस टाइम फ्रेम में होती है। देयर आफ्टर द एक्सपेंशन हैज़ स्लोड डाउन, और उसके बाद जो ये एक्सपेंशन है वो धीरे धीरे होने लगी विद इन फर्स्ट 3 मिनट, और पहले 3 मिनट में बिग बैंग इवेंट के द फर्स्ट एटम बिगेन टू फॉर्म, पहला एटम बनना शुरू हुआ। विद इन 3 लाख ईयर्स फ्रॉम द बिग बैंग टेम्परेचर ड्रॉप्ड टू 4500 केल्विन। तो 3 लाख साल के अंदर ही जो टेम्परेचर है वो 4500 केल्विन से नीचे हुआ। एंड गिव राइज टू एटॉमिक मैटर, और उसने राइज किसको दिया, जन्म किसको दिया, एटॉमिक मैटर को दिया। तो द यूनिवर्स बिकेम ट्रांसपेरेंट, तो जो हमारा यूनिवर्स है वो ट्रांसपेरेंट बन जाता है। ठीक है। द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मीन्स इंक्रीज इन स्पेस बिटवीन गैलेक्सीज। तो जो एक्सपेंशन है यूनिवर्स का उसका क्या मतलब होता है कि इंक्रीज होता है इन स्पेस बिटवीन गैलेक्सीज, यानी गैलेक्सीज के बीच का स्पेस बढ़ रहा है, जैसा कि आपने पहले देखा। एंड अल्टरनेटिव टू दिस वाज हॉयल्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट, और इसकी एक अल्टरनेट थियरी क्या है, हॉयल्स का कॉन्सेप्ट स्टेडी स्टेट का। इसका क्या मतलब है, इट कंसिडर्ड द यूनिवर्स टू बी रफली द सेम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और ये कहता है कि यूनिवर्स
टू बी रफली द सेम, यानी जो यूनिवर्स है वो किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में सेम ही रहता है, लेकिन विद ग्रेटर एविडेंस बिकमिंग अवेलेबल अबाउट द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, लेकिन हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सबूत आए, एविडेंसेस आए कि हम जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रहा है, तो साइंटिफिक कम्युनिटी क्या कहती है कि एट प्रेजेंट फेवर आर्गुमेंट ऑफ एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, यानी वो इसी को ही फेवर करती है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रहा है। ठीक, अब बात करते हैं हम द स्टार फॉर्मेशन की। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी वाज नॉट इवन इन द अर्ली यूनिवर्स। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसी मैटर की और एनर्जी की वाज नॉट इवन, वो इवन नहीं थी, यानी कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। इवन तो आजकल कुछ भी नहीं होता। अगर अब डाइवर्सिटी देखेंगे, पोल पे कम है, हमारे इक्वेटर पे ज़्यादा है, गर्मी देखेंगे, ठंडी देखेंगे, हर जगह वेरिड है। अब उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे तो खेत खेत मिलेंगे, यहाँ पे आप हिमालय में यूके में चले जाएंगे, उत्तराखंड में चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको पहाड़ देखने को मिलेगा। तो कहीं पे इवननेस है नहीं है, अनइवन सारी चीज़ें हैं। तो हमारी स्पेस में कैसे अनइवन चीज़ें हो जाती, तो वहाँ पे सब चीज़ अनइवन ही लगेगी। दीज इनिशियल डेंसिटी डिफरेंसेस गेव राइज टू डिफरेंसेस इन ग्रेविटेशनल फोर्सेस, और इनकी जो इनिशियल डेंसिटी है, अब जो जितना ज़्यादा डेंस होगा उतना ज़्यादा भारी होगा, हो सकता है उसके अंदर उतनी ज़्यादा जो पावर है वो आ जाए खींचने की। तो इनके अंदर जो डिफरेंसेस हुआ, उसने डिफरेंसेस किसको दिए, ग्रेविटेशनल फोर्स को दिए। अब मान लीजिए एक इतना बड़ा सा पार्टिकल आया और एक इतना छोटा सा पार्टिकल आया। अब इतने बड़े वाले पार्टिकल ने छोटे वाले पार्टिकल को अपने पास खींच लिया, बोला आजा भाई तू मेरे पास, अब मेरे सर्कल में काम कर। जैसे कि हमारा सन है, सन इतना बड़ा सा है, उसके आगे धरती उड़ती बहुत छोटी छोटी हैं, तो सन क्या करेगा, सबको खींच लेगा। अब मान लीजिए एक दिन ऐसा है कि हमारी जो पृथ्वी है उसका जो साइज है वो बढ़ने लगे। अब पृथ्वी की साइज ऐसे 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 बढ़ रही है, 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 और वो सन से बड़ी हो गई, और सन को बोली आजा भैया अब तुम हमारे चक्कर काटो, इधर उधर करो। तो आ रहे हैं, तो सन ऐसे ऐसे घूमने लगा, सन को खींचने लगी, अट्रैक्ट करने लगी। तो ये चीज़ हो सकती है। तो यही कह रहा है, दीज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सीज एंड कॉज्ड मैटर टू गेट ड्रॉन टुगेदर। और ये कहता है मैटर को एक साथ फिर सारे मिल के आए। दीज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस फॉर डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सीज, और ये बेसिस बने, यही आधार बने गैलेक्सीज के डेवलपमेंट का। एक गैलेक्सी कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स, एक गैलेक्सी में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टार्स होते हैं। गैलेक्सीज स्प्रेड ओवर वास्ट डिस्टेंसेस, और जो गैलेक्सीज होती हैं वो वास्ट डिस्टेंसेस तक स्प्रेड होती हैं, फैली हुई होते हैं। दैट आर मेजर्ड इन थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर, और इनको हम किस में मेजर कर सकते हैं, हज़ारों लाइट ईयर में मेजर किया जा सकता है। द डायमीटर ऑफ इंडिविजुअल गैलेक्सीज रेंजेस फ्रॉम 80,000 टू 1,50,000 लाइट ईयर। अब लाइट ईयर का मतलब क्या होता है, लाइट ईयर का मतलब होता है कि लाइट को जिस डिस्टेंस में पहुंचने पर एक साल लगे उसको लाइट ईयर कहते हैं। लेकिन कुछ थियरी ऐसी है कि लाइट जो होती है जब वो जाती है तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि उसको बहुत टाइम लगता है, लाइट तो तुरंत पहुंच जाती है, लाइट तो तुरंत पहुंच जाती है। थियरी ऐसी भी है, पर अब बाहर जब जाते हैं तो स्पेस हमारी तरफ नहीं आता, स्पेस एक्सपैंड कर जाता है, मतलब स्पेस बेंड होने लगता है, यानी 3D नहीं होता। वो 3D ऐसे आपको लगेगा, लेकिन यहाँ पे जब इसके पास जा रहे हैं आप तो ऐसे बेंड होके आपके पास आ रहा है। ये बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे, आप थोड़ा जाके एक बार पढ़िएगा इसको, यूट्यूब वगैरह पे आपको बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलेंगी। तो सोशल मीडिया का ये फ़ायदा भी होता है कि आपको बहुत सारी शानदार चीज़ें देखने को मिलती हैं। और अब तो चैट GPT आ गया है, लेकिन वीडियोज़ में थोड़ा अलग मज़ा आता है ना, देखने में इंटरेस्टिंग लगती हैं, जो अच्छी बनाए रहते हैं, और रील्स भी चलती हैं, तो आपके ऊपर अभी डिपेंड करता है। अ गैलेक्सी स्टार्ट टू फॉर्म बाय एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। एक गैलेक्सी बनती कैसे है, एक्यूमुलेशन होता है हाइड्रोजन गैस का। और आपको पता है कि न्यूक्लियर क्या होता है, फ्यूज़न होता है यहाँ पे। तो फिजन से अभी हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है जिससे हम फिजन यानी तोड़कर बनाते हैं, लेकिन एक प्रोसेस होती है जिसमें फ्यूजन होता है, फ्यूज होते हैं एक दूसरे में। जब ये एटम्स फ्यूज होते हैं तो ये और ज़्यादा एनर्जी देते हैं, और जब ये ऐसे फिजन होता है यानी एक दूसरे से दूर जाते हैं, फिजन। और एक होता है फ्यूजन, फ्यूजन मतलब फ्यूज हो जाना, एक दूसरे में आ जाना, और फिजन मतलब अलग हो जाना। तो ये फ्यूजन जो होता है ये होता है यहाँ पे। इवेंचुअली ग्रोइंग नेबुला डेवलप लोकलाइज्ड क्लम्स ऑफ गैसेस। और जो नेबुला जो बनता है, तो नेबुला किसे कहते हैं, हाइड्रोजन गैस इन फॉर्म ऑफ अ वेरी लार्ज क्लाउड। तो हाइड्रोजन गैस का एक बहुत बड़ा विशाल का लार्ज क्लाउड बनता है जिसको हम नेबुला कहते हैं।
और ग्रोइंग नेबुला डेवलप करता है लोकलाइज्ड क्लम्स ऑफ गैस को। और अब नेबुला है, उसमें गैस है, तो उसमें रिएक्शन होगा, उसमें जो चीज़ें हैं वो हीट जनरेट करेगी, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, रिएक्शंस होती हैं, तो ये क्लम्स ऑफ गैस को जो है वो डेवलप करता है। दीज क्लम्प कंटिन्यू टू ग्रो इनटू इवन डेंसर गैसियस बॉडीज, और फिर ये जो क्लम्प हैं धीरे धीरे और ज़्यादा डेंसर गैसियस बॉडीज़ में बदलते जाते हैं, जिससे किसका राइज होता है, राइज टू फॉर्मेशन ऑफ स्टार। और फिर ये धीरे धीरे किसका फॉर्मेशन करते हैं, स्टार का फॉर्मेशन करते हैं। अब नाउ द फॉर्मेशन ऑफ स्टार इज बिलीव्ड टू हैव टेकन प्लेस 5 to 6 बिलियन ईयर्स एगो। और माना ऐसा जाता है कि हमारे जो ये स्टार्स हैं ये 5 से 6 बिलियन ईयर साल पहले इनका जो जेनेसिस है, ओरिजिन है, वो स्टार्ट हुआ, फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे बताया गया है कि लाइट की स्पीड क्या है, तो अ लाइट ईयर इज मेजर्ड ऑफ डिस्टेंस नॉट ऑफ टाइम। तो लाइट ईयर किसका मेजर है, डिस्टेंस का, टाइम का नहीं। लाइट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से लाइट चलती है। अब इसको आप ध्यान में रखिएगा, पर सेकेंड, एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। नाउ कंसिडरिंग दिस डिस्टेंस द लाइट विल ट्रेवल इन 1 ईयर इज टेकन टू बी 1 लाइट ईयर। और इस हिसाब से एक सेकंड में अगर इतना जा रही है, 3 जा रही है, तो फिर 60 मिनट में कितना जाएगी, फिर 24 घंटे में कितना जाएगी, फिर 24 घंटे के बाद आप देखेंगे तो एक हफ्ते में कितना जाएगी, एक हफ्ते के बाद एक महीने में कितना जाएगी, एक महीने के बाद पूरे साल में वो कितना जाएगी। तो ये किसके बराबर होता है, 3.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, यानी इतनी डिस्टेंस वो कवर करेगी एक साल के अंदर। दिस मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज, इसका मतलब जो सूरज और जो पृथ्वी है उसके बीच का हमें डिस्टेंस कितनी देखने को मिलेगी, ये देख रहे हैं 149,598,000, यानी इन टर्म ऑफ लाइट ईयर्स इट इज़ 8.311 मिनट, और लाइट ईयर्स में देखेंगे तो 8.311 मिनट्स देखने को मिलेंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, द फॉर्मेशन आर कंसीडर्ड टू बी द स्टेजेस, जो फॉलोइंग आर कंसीडर्ड टू बी स्टेजेस इन डेवलपमेंट ऑफ प्लैनेट्स। तो स्टार्स आर लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैस विद इन नेबुला, जो स्टार्स होते हैं वो लोकलाइज्ड लम्प्स होते हैं गैसेस के एक नेबुला के अंदर। द ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन द लम्प्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कोर। और यहाँ पे फिर अगर इसके आसपास कुछ जैसे फॉर्मेशन हुआ है एक लंप का, अब यहाँ के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगी जो सबको एक तरफ अपनी तरफ खींचेगी, जैसे हमारा अर्थ होता है कोर की तरफ, तो इससे क्या होगा, फॉर्मेशन, एक कोर का फॉर्मेशन होगा। कोर टू द गैस क्लाउड एंड अ ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट डेवलप अराउंड द गैस कोर। फिर एक कोर बनेगा और उसके आसपास यहाँ पे एक ऐसा डेवलप कर जाएगा रोटेटिंग डिस्क, जिसमें गैसेज होंगी और डस्ट होंगी। ठीक, ये चीज़ है। फिर अब अगला स्टेज क्या होगा, अब यहाँ पे हमारा कोर बन गया है और कोर के आगे जो है और कोर के चारों तरफ एक ऐसे क्लाउड के रूप में डस्ट पार्टिकल्स, ये सब उसमें गैसेस टहल रही हैं और उनको ग्रेविटेशन फोर्स किसकी मिल रही है, कोर की। अब इसका अगला स्टेज आता है, द गैस क्लाउड स्टार्ट गेटिंग कंडेंस्ड, और ये जो गैस क्लाउड होंगे वो ऐसे कंडेंस होने लगेंगे, यानी उनकी डेंसिटी जो है अब बढ़ने लगेगी, पर उनकी जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम, अगर किसी गैस की वॉल्यूम कम होगी तो ही तो वो पास में आएगा, मतलब वो अगर इतने बड़े थे तो अब वो जो छोटे होने लगेंगे, कंडेंस होने लगेंगे और वो सॉलिड यानी रिजिड फॉर्म में होने लगेंगे। एंड मैटर अराउंड द कोर डेवलप इनटू स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स, और जो कोर के अराउंड जो मैटर हैं वो छोटे स्मॉल गोल से राउंड ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। दीज स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट्स बाय द प्रोसेस ऑफ कोहेशन डेवलप इनटू व्हाट इज कॉल्ड प्लैनेटेसिमल्स। तो इनको जो ये छोटे हैं ऑब्जेक्ट जो कि किस प्रोसेस से, कोहेशन के प्रोसेस से डेवलप होते हैं, इनको प्लैनेटेसिमल्स कहते हैं। ठीक है। लार्जर बॉडीज स्टार्ट फॉर्मिंग बाई कोलिजन्स, और बड़ी जो बॉडीज बनती हैं वो कैसे बनती हैं, अब ये छोटे गए ऐसे एक दूसरे से भिड़े और एक दूसरे में ऐसे मिल गए ना, ऐसे टकराए और एक दूसरे में जो है ये मिल जाते हैं, और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्शन होता है, मतलब अब एक दूसरे को खींचते हैं, कॉजेज द मटेरियल टू स्टिक टुगेदर, एक दूसरे से चिपक जाते हैं। जैसे कि आप 2 मैग्नेट लेंगे, अगर अब 2 मैग्नेट लीजिए तो 2 मैग्नेट से टकराएंगे तो आगे आपस में आके ऐसे चिपक जाएंगे, लेकिन इसके अंदर इतना फोर्स होता है, इतना मास होता है कि ऐसे जब टकराते हैं ना तो दोनों इतनी खतरनाक तरीके से चिपकते हैं तो एक दूसरे में एकदम चिपक ही जाते हैं।
तो प्लैनेटिसिमल्स आर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बॉडीज, और ये जो प्लैनेटिसिमल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये लार्ज नंबर होते हैं ऑफ स्मॉलर बॉडीज, यानी जो स्मॉलर छोटी छोटी बॉडीज होती हैं जो बन बन के एक बड़े प्लैनेट का निर्माण करती हैं, उनको हम प्लैनेटिसिमल्स कहते हैं। ये छोटे छोटे बॉडीज होती हैं। फिर इन द फाइनल स्टेज, अब छोटी छोटी बॉडी चिपकने भी लगी हैं, और यहाँ पे अब फाइनल स्टेज आएगा। दीज लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लैनेटिलस एक्रिएट टू फॉर्म अ फ्यूअर लार्जर बॉडी, और ये जो प्लैनेटिसिमल्स होते हैं ये अब मिलने लगेंगे और बड़ी बड़ी फॉर्मेशंस करने लगेंगे। यानी आपने देखा कि पहले एक कोर है, एक कोर बना, अब कोर के चारों तरफ क्या हुआ कि वहाँ पे गैसेस और डस्ट के पार्टिकल टहलने लगे। अब गैसेस के डस्ट के पार्टिकल फ्रिक्शन कोलिजन की वजह से और अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे में अब वो धीरे धीरे कंडेंस होने लगे तो छोटे छोटे प्लैनेटिनल्स में फॉर्मेशन उनका हुआ। यानी आप मान के चलिए एक ऐसा छोटा सा बॉल है, उसके आसपास आपने बहुत सारी सैंड रखी है, अब वो सैंड एक साथ मिल गई, अब छोटी छोटी गोलियों के फॉर्मेशन में आ गई। अब छोटी छोटी जैसे कंचे खेलते हैं गोलियां, वो गोलियां मिलने लगी और गोलियां बड़ी बड़ी बॉलें बनाने लगी। तो ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर ये बन करके वो कोर के कुछ कोर में चिपक जाएंगे, वो कोर बड़ा हो जाएगा, कुछ अलग राउंड राउंड में यहाँ चारों तरफ ऐसे प्लैनेट्स बन जाएंगे। जैसे आपका सन हो गया, कुछ सन के अंदर चला गया, कोर में चला गया और वो सन बन गया, और कुछ उसके साथ साथ जो इधर उधर बिखरे हुए थे वो प्लैनेट बन गए, और सब उस ग्रेविटेशनल उस कोर के गुरुत्वाकर्षण के जो अट्रैक्शन है उसमें चलने लगे, उसमें रोटेट करने लगे। लेकिन अब ये रोटेशन वाली जो स्थिति है उसमें भी एक नई थियरी आ गई है कि पहले हमें लगता था कि बीच में ऐसा होता है, बीच में सन है और ये सब ऐसे 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 टहल रहे हैं, लेकिन अब ये कहा गया है कि सन यहाँ भी हो सकता है और ये जो है ऐसे ऐसे टहल रहे हैं, यानी उनका एक फिक्स्ड एक्सिस है, और सन भी ऐसे कहीं ऐसे रोटेट कर रहा है और ये भी कहीं ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हैं। और फिर इसी के साथ जो आपका मून है ना, जैसे अर्थ यहाँ पे रोटेट कर रही है तो मून अर्थ के अराउंड नहीं कर रहा है, ये अपना ऐसे पूरा चक्कर काट रहा है, ये इसका अलग से सिस्टम चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें आती रहती हैं, तो आप उसको देखिए, सर्च कीजिए यूट्यूब पे, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 प्लैनेट, और हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट होते हैं। पहले कितने हुआ करते थे? 9 थे, लेकिन एक को हटा दिया गया। क्या नाम था उसका, कमेंट करके बताइए। द नेबुला फ्रॉम विच आवर सोलर सिस्टम इज सपोज टू हैव बीन फॉर्म, तो ऐसा नेबुला जिससे हमारा सोलर सिस्टम ऐसा माना जाता है कि फॉर्म हुआ, स्टार्टेड इट्स कोलैप्स एंड कोर फॉर्मेशन, उसका जो कोलैप्स यानी कोलैप्स होना शुरू हुआ, और कोर फॉर्मेशन उसका कब शुरू हुआ? 5 से 5.6 बिलियन ईयर्स एगो, एंड द प्लैनेट वर फॉर्म्ड अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, और जो प्लैनेट हैं उनके बनने की शुरुआत कब हुई? 4.6 बिलियन ईयर्स एगो इनके बनने की शुरुआत हुई। आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन, हमारे सोलर सिस्टम में क्या कौन कौन है? सन है, 8 प्लैनेट हैं, 63 मून्स हैं। ये देखिए, अब ये भी दे सकता है आपके एग्जाम में, 8 प्लैनेट, 63 मून्स, मिलियंस ऑफ स्मॉलर बॉडीज लाइक एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स, और छोटी छोटी स्मॉलर बॉडीज होती हैं जिनको हम एस्टेरॉइड कहते हैं, कॉमेट्स कहते हैं, एंड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट ग्रेन्स एंड गैसेस, और बहुत सारी क्वांटिटी किसकी हैं? डस्ट ग्रेन्स की हैं, गैसेस की हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि वो डस्ट ग्रेन्स और गैसेस जो हैं आपस में टकरा जाएं और टकरा के कोई और फिर प्लैनेटिसिमल्स बना दें, और वो प्लैनेटिसिमल्स आपस में मिल करके एक नया जो है बॉडी का निर्माण कर दें, वो बॉडी आए हमारी अर्थ से टकरा जाए और सब कुछ बर्बाद हो जाए, और हमारी अर्थ जो है उसके साथ मिल करके एक दूसरा प्लैनेट फॉर्मेशन कर दे, ये भी हो सकता है। आउट ऑफ द 8 प्लैनेट, अब 8 प्लैनेट में से कौन कौन से हैं? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। तो इसमें से जो मरकरी है, वेनस है, अर्थ है और मार्स है, इनको क्या कहते हैं? इनर प्लैनेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पास में होते हैं आपके सन का जो आप देखेंगे ऑर्बिट उनके चारों तरफ जो होता है ये थोड़ा पास में मिलता है। तो MVEA यानी सन, मरकरी, वेनस, अर्थ ये पास में होते हैं, तो यहाँ पर ये इनर प्लैनेट कहलाएंगे। एज द लाई बिटवीन द सन एंड द बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड्स, क्योंकि यहाँ पे एक बेल्ट होती है, बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड की, जो कि इनके बाद है। फिर द अदर 4 प्लैनेट्स आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स, और यहाँ पर इनके बाद एक ऐसे बेल्ट आएगी खूब जिसके में एस्टेरॉइड्स आपको देखने को मिलेंगे, और फिर उसके बाद क्या होगा? और जो हमारे आउटर प्लैनेट्स हैं वो आएंगे। तो अल्टरनेटिवली द फर्स्ट 4 आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल, यानी
यहाँ पे जो पहले 4 होंगे उनको हम टेरेस्ट्रियल कहेंगे। इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग अर्थ लाइक एज दे आर मेड अप ऑफ रॉक एंड मेटल्स। तो ये लगभग अर्थ जैसे ही होते हैं, क्योंकि ये किससे बने होते हैं, रॉक से और मेटल से, एंड हैव रिलेटिवली हाई डेंसिटीज़, और ये मजबूत होते हैं, इनमें डेंसिटी है। हमारी अर्थ में मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत मिनरल्स हैं, तो इससे डेंसिटी बढ़ गई। द रेस्ट 4 आर कॉल्ड जोवियन, और जो पीछे वाले 4 हैं उसमें जोवियन है। तो अब इसमें आपके क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो टेरेस्ट्रियल हैं उसमें से आप बताइए, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, या सैटर्न है, नेपच्यून है। तो आपको सेलेक्ट करना पड़ सकता है कि नहीं, टेरेस्ट्रियल आगे 4 वाले हैं, बाकी जो बचे हैं वो जोवियन या फिर गैस जिएंट प्लैनेट्स हैं। जोवियन मीन्स जुपिटर लाइक। जोवियंस क्या होते हैं, वो जुपिटर लाइक होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर मच लार्जर देन द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, और इसमें से तो इतने कुछ बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। थिक एटमॉस्फेयर है, उनका एटमॉस्फेयर काफ़ी थिक है, मोस्टली हीलियम एंड हाइड्रोजन का बना हुआ है। हमारे यहाँ देखेंगे तो नाइट्रोजन ज़्यादा मिलता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, लेकिन वहाँ पर क्या है, हीलियम और हाइड्रोजन ज़्यादा मिलेगा। हीलियम और हाइड्रोजन कहाँ मिलता है, आपके सूरज के पास भी मिलता है, जो कि एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑल द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड इन द सेम पीरियड सम टाइम अबाउट 4.6 बिलियन। लेकिन ये सब सारे जो प्लैनेट्स हैं हमारे, वो लगभग एक टाइम में ही बने हैं, 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। टिल रिसेंटली अगस्त 2007 तक प्लूटो वाज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट, यानी अगस्त 2007 तक प्लूटो को भी एक प्लैनेट कंसीडर किया जाता था। लेकिन अभी मैंने कहा था कमेंट करने के लिए आप लोगों को ना, किए नहीं आप, लेकिन यहाँ पे इन अ मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, पर यहाँ पे एक मीटिंग होती है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, अ डिसीजन वाज टेकन दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे एक डिसीजन लिया गया कि जो प्लूटो है लाइक अदर सेलेस्टियल, यानी दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की तरह, जैसे कि 2003 यूवी एंड 313 डिस्कवर्ड, कि इन रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड डॉर्फ प्लैनेट, यानी इसको हम डॉर्फ प्लैनेट के रूप में जानते हैं, कहते हैं। सम डेटा रिगार्डिंग और सोलर सिस्टम और गिवन इन बॉक्स बिलो, तो नीचे जो है हम बॉक्स बिलो। अब ये डॉर्फ प्लैनेट के ऊपर आपका एक क्वेश्चन भी आया था कि डॉर्फ प्लैनेट जो है वो बड़े होते हैं, या बिग जिएंट स्टार या डॉर्फ प्लैनेट, इसके ऊपर आया था कि नहीं। तो यहीं से ये चीज़ें लिंक हैं कि प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट डिस्कवर्ड इन रीसेंट पार्ट में भी कॉल्ड डॉर्फ प्लैनेट, इनको हम डॉर्फ प्लैनेट कहते हैं। तो डॉर्फ प्लैनेट इसमें दिया गया है, लेकिन अब डॉर्फ प्लैनेट क्या होता है वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, उसको पढ़नी पड़ेगी, और यही चीज़ आपसे पूछ भी लिया था, यानी कहीं ना कहीं ये भी एनसीईआरटी से आपके 2024 का क्वेश्चन है डॉर्फ प्लैनेट वाला। व्हाट आर द इनर प्लैनेट रॉकी वाइल अदर आर मोस्टली गैसियस फॉर्म में। द डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड जोवियन प्लैनेट्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग कंडीशन, और यहाँ पे डिफरेंसेस बताया है जोवियन प्लैनेट्स की और आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की। तो पहला, जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होते हैं वो परफॉर्म इन क्लोज विसिनिटी ऑफ पेरेंट स्टार, यानी जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं वो क्लोज विसिनिटी ऑफ पेरेंट स्टार, क्योंकि ये क्लोज विसिनिटी, इनके पास डिस्टेंस कम होती है, और ये पहले अगर आप देखेंगे खूब तेज जब ब्लास्ट होगा तो जो पास में होगा तो सोच सकते हैं वो ज़्यादा कोर के पास रहा होगा, यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा मैच करेंगी, और जो थोड़ा दूर है वो ऊपर वाली सरफेस में है तो ऊपर है, यानी बाहर का उसके ऊपर ज़्यादा इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट था। जैसे अब कोई ऐसा गोला है, अगर ये ब्लास्ट होगा तो जो जो कोर के पास रहेगा वही तो पास में आएगा, जो दूर रहेगा, जो आउटर सरफेस रहेगा वो तो दूर भाग जाएगा। तो ये चीज़ कह रहे हैं, वेयर इट वॉज टू वार्म फॉर गैसेस टू कंडेंस, और जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा गर्म था गैसेस को कंडेंस होने के लिए, जिससे ये सॉलिड फॉर्म में ना बदल पाए। और जोवियन प्लैनेट्स पर फॉर्म्ड एट क्वाइट डिस्टेंट लोकेशन, और जोवियन प्लैनेट जो हैं वो जो फॉर्म हुए वो क्वाइट डिस्टेंट लोकेशन, वो फिर भी इनके कंपैरिजन में ज़्यादा दूरी वाली लोकेशन पर स्थित थे। द सोलर विंड वाज मोस्ट इंटेंस नियर द सन, जो सोलर विंड थी वो बहुत ज़्यादा इंटेंस थी, कहाँ, सन के पास में। सो इट ब्लू ऑफ लॉट ऑफ गैसेज एंड डस्ट, और इस वजह से इसने बहुत सारी गैसेज और डस्ट को ब्लो कर दिया, बहा दिया फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स से। द सोलर विंड्स वर नॉट ऑल दैट इंटेंस टू कॉज सिमिलर रिमूवल ऑफ गैसेज फ्रॉम जोवियन प्लैनेट, और ये सेम चीज़ जोवियन प्लैनेट्स के साथ नहीं हो पाई, क्यों, क्योंकि उनके पास तक जो सोलर विंड्स हैं वो कम मात्रा में पहुंची, या उतनी उनकी इंटेंसिटी
नहीं थी या नहीं पहुंच पाई। द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर स्मॉलर, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स स्मॉलर होते हैं, एंड दियर लोअर ग्रेविटी, और इनमें ग्रेविटी कम होती है, कुड नॉट होल्ड द स्केपिंग गैसेज, और जो जो गैसेज इनसे स्केप करने लगी तो इनमें इतना कम था कि बोलो भैया जाओ यार हम अपना जीवन जी लेंगे, तुम जाओ, और वो कहते हैं नहीं तुमको नहीं जाने देंगे हम। अब मून की बात करते हैं। द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो मून एक ऐसा ही ओनली यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा सैटेलाइट है जो कि नेचुरल है। लाइक द ऑरिजिन ऑफ अर्थ, जैसे कि आपके अर्थ का ऑरिजिन हुआ है। देयर हैव बीन अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन हाउ द मून वाज फॉर्म। तो यहाँ पे अटेम्प्ट्स किए गए कि मून भी कैसे फॉर्मेशन हुआ। तो 1838 में सर जॉर्ज डार्विन कहते हैं सजेस्टेड दैट इनिशियली यानी शुरू में द अर्थ एंड मून फॉर्म्ड ए सिंगल रैपिडली रोटेटिंग बॉडी। तो शुरू में ऐसा माना जाता है कि अर्थ और मून दोनों एक जैसे ही थे और रैपिडली रोटेट कर रहे थे। तो द होल मास, अब यहाँ पे डिस्टेंस वगैरह आप देख सकते हैं, वीनस अर्थ मार्स और जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून, डेंसिटी देख सकते हैं, रेडियस देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आएगी। अब देखिए ये जो आपके 4 प्लैनेट्स हैं इनकी डेंसिटी चलिए यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मरकरी से यहाँ तक आप देखेंगे 4 प्लैनेट, इनकी अगर आप डेंसिटी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, लेकिन यहाँ देखेंगे तो इनकी डेंसिटी कम है। और डेंसिटी कम क्यों होगी? क्योंकि इसमें गैसियस कंपाउंड ज़्यादा होंगे और ये कंडेंस नहीं हो पाए हैं, यानी कोर में अच्छी तरीके से मिले नहीं, तो इनका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। इस वजह से इनकी जो साइज है, रेडियस, ये देखिए कितना ज़्यादा रेडियस इनका है, बिकॉज क्योंकि अभी भी इसमें गैसेस प्रेजेंट हैं, वो एक दूसरे के साथ कंडेंस नहीं हुई। और ऐसा हो सकता है कि बहुत सालों के बाद ये भी हो सकता है कि वो कंडेंस हो जाए, इसको कौन जानता है। सैटेलाइट्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके 0 सैटेलाइट, 1 सैटेलाइट, 2 सैटेलाइट, क्योंकि इसके जो पार्ट्स थे ये सब आकर के एक दूसरे में मिल गए हैं, फिर इसने प्लैनेटेशियल्स बना लिया, जो कि मैंने आपको पहले आपने पढ़ा। और यहाँ पर इनमें अभी भी वो अभी विद्यमान है। तो 53 और इतने बड़े बड़े ये लेके चल रहे हैं अपने मून्स को इतनी ज़्यादा संख्या में, ठीक। प्लैनेट सेनियल्स इसमें अभी ज़्यादा हैं। फिर डिस्टेंस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे नीचे आइए, बिकेम अ डम्बेल शेप्ड बॉडी। तो ये डम्बल शेप्ड बॉडी बन गई। यहाँ पे देखिए ये, तो ये क्या कह रहे हैं कि रैपिडली रोटेटिंग, अब खुद तेज रोटेट हो रही। अब इतनी तेज रोटेट होने लगी कि द होल मास बिकेम डम्बेल शेप्ड बॉडी, यानी ये ऐसा गोला गोला था तो इतनी तेज ये घूमा कि ये ऐसे डम्बल बन गया, ये ऐसे, ठीक। डंबल कैसा होता है, आपने देखा है डंबल? ये ऐसा होता है, ऐसे हो जाते हैं डंबल ना। तो ये डंबल शेप्ड बॉडी बन गई, फिर इससे दोनों अलग हो गए, एंड द इवेंचुअली ब्रोक, और ये फिर ब्रोक टूट जाती है। इट वॉज ऑल्सो सजेस्टेड दैट द मटेरियल फॉर्मिंग द मून वॉज सेपरेटेड फ्रॉम व्हाट वी हैव एट द प्रेजेंट द डिप्रेशन ऑक्यूपाइड बाई पैसिफिक ओशन। और ऐसा माना जाता है कि जो पैसिफिक ओशन की गहराई है वहीं से ये मटेरियल टूट के गया था, जो आपका आज मून बना हुआ है। इस वजह से वहाँ इतना बड़ा गड्ढा हुआ कि पैसिफिक ओशन है, उसकी गहराई इतनी ज़्यादा है। हाउएवर प्रेजेंट साइंटिस्ट, लेकिन जो आज के साइंटिस्ट हैं, डू नॉट एक्सेप्ट आइदर ऑफ द एक्सप्लेनेशन, और ये इनमें से किसी भी एक्सप्लेनेशन को नहीं मानते हैं। इट इज़ नाउ जनरली बिलीव दैट द फॉर्मेशन ऑफ मून, और अब ऐसा माना जाता है कि जो मून का फॉर्मेशन है एज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज एन आउटकम ऑफ जिएंट इम्पैक्ट। तो ये जिएंट इम्पैक्ट का आउटकम है, और व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज द बिग स्प्लैंट। इसका मतलब क्या होता है? अब ये द बिग स्प्लैंट से डिस्क्राइब किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि अ बॉडी ऑफ साइज ऑफ 1 to 3 times दैट ऑफ द मार्स, यानी एक ऐसी बॉडी जो कि साइज ऑफ 1 से 3 टाइम किसके, मार्स से, वो आकर के कोलाइड करती है अर्थ से। यानी यहाँ पे अब अर्थ अपना ऐसे रोटेशन कर रही है, अब उस से एक आगे ऐसी बॉडी टकराती है जो कि 1 से लेकर के 3 टाइम हो सकती है, ऐसा कंसिडर किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन पर, इमेजिनेशन पर और अजम्पशन पर चलती हैं, और थोड़ी बहुत एविडेंसेस पे होती है। तो वो बॉडी वैसे अर्थ अपना अपना ऐसे रोटेट कर रही है बढ़िया से, और फिर यहाँ से एक बॉडी ऐसे आई और अर्थ के पास पहुँची, उससे खट से ऐसे टकरा गई। वो कितनी बड़ी थी? वो मार्स के 1 से 2 टाइम्स बड़ी थी। मार्स हमारे कहाँ हैं? मार्स हैं, आप मार्स देख सकते हैं, ये है मार्स। ओ हो, रेडियस इसका देखिए, मार्स का रेडियस इतना बड़ा है। मार्स की डेंसिटी देखिए, यहाँ इतनी ज़्यादा है। मार्स का डिस्टेंस देखिए, तो डिस्टेंस तो ये है, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडियस यानी अर्थ का आधा है, मतलब अर्थ मार्स के बराबर या मार्स से 3 गुना, यानी लगभग अगर एवरेज लें तो अर्थ के साइज की ही एक बॉडी आई और अर्थ से आके वो खट्ट से टकरा गई। और जब टकरा गई तो क्या हुआ भैया? बस
चोट लग गई अर्थ को। तो समटाइम शॉर्टली आफ्टर द अर्थ वॉज फॉर्म्ड, तो ये कोलाइड होती है, बस कुछ ही क्षण बाद जैसे ये अर्थ फॉर्म होती है उसके कुछ दिनों के बाद का ही प्रोसेस है, क्योंकि वहाँ पे बहुत प्लैनेट सिग्नल्स थे और वो आके टकरा जाते हैं। इट ब्लास्टेड अ लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ इनटू द स्पेस, और इसमें ऐसी तेज टकराई कि दोनों में तो स्टिक हो गए, लेकिन यहाँ से अर्थ का जो बहुत सारा जो यहाँ पे अर्थ के पार्ट थे वो ब्लास्ट कर गए। कहाँ? स्पेस में फैल जाता है। कोई चीज़ किसी से आके टकराएगी तो ऐसे धड़ से आवाज़ आती है। अभी आप दो मिट्टी ले लीजिए, दो मिट्टी ऐसे गीली गीली कर लीजिए और एक को रखिए और दोनों को ऐसे टकराइए। अब अपने भाई को खड़ा कर दीजिएगा, आप खड़े हो जाइएगा, अपने दोस्त को खड़े कर दीजिएगा और मिट्टी लीजिएगा और मारिएगा। आप जैसे महाभारत में और रामायण में होता है ना, तीरे तीरे से तीर आके टकराती है, वैसे खूब तेज तेज मारिए। देखिए अगर आके चिपक जाती है एक दूसरे से, तब वहाँ आपको समझ में आएगा कि कैसे चिपकती है। ये साइंस आपकी उसी दिन क्लियर हो जाएगी फट से। और अगर मिस हो गई तो आप तो भी चिपकेगी, लेकिन वो कहाँ चिपकेगी वो आप ही जाने, मुंह पे सर पे। फिर दिस पोर्शन ऑफ ब्लास्टेड मटेरियल देन कंटिन्यू टू ऑर्बिट, और ये फिर जो मटेरियल है वो फिर कंटिन्यू करने लगता है ऑर्बिट को। अर्थ एंड इवेंचुअली फॉर्म इन प्रेजेंट मून, और यही जो मटेरियल जो बिखरा हुआ था वही मून का फॉर्मेशन कर देता है 4.4 बिलियन ईयर एगो। अब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ की। तो डू यू नो दैट द प्लैनेट अर्थ इनिशियली वॉज अ बैरन रॉकी एंड हॉट ऑब्जेक्ट। तो आप लोगों को पता है कि जो प्लैनेट अर्थ है शुरू में क्या थी, एक बैरन जगह थी, यानी बंजर थी, रॉकी थी और हॉट ऑब्जेक्ट थी। तो आज 45 मिनट हो गया है, अब आपका थोड़ा सा और बचा हुआ है, तो इसको हम अगले पार्ट में देखेंगे या फिर इसी पार्ट में ख़त्म कर दूं क्या? चलिए थोड़ा सा तो बचा ही है, थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, आज 45 मिनट से एक्स्ट्रा ही हो जाएगा। क्या बार बार अपना टाइम बर्बाद करना, आप लोगों का टाइम बर्बाद करना है कि नहीं। तो एक ही सब्जेक्ट, एक ही चैप्टर आप ऐसे ख़त्म कर देंगे। फिर विद अ थिन एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की एक थिन एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन और हीलियम की बची हुई थी। तो दिस इज़ फार फ्रॉम द प्रेजेंट डे पिक्चर ऑफ द अर्थ। और ये अगर आज इमेजिन करेंगे तो बहुत बहुत डिफरेंस हमें नज़र में आएगा। भैया ऐसा भी होता था क्या? हेंस देयर मस्ट हैव बीन सम इवेंट्स प्रोसेस, तो यहाँ पे कुछ ऐसे इवेंट तो हुए होंगे जिसने ये चेंज कॉज किया। ये रॉकी बैरन बनाए, ये हिमालय बन गया, ये लैंड आ गया, ये ओशन बन गए, तो ऐसा कुछ तो हुआ होगा। एंड हॉट अर्थ टू अ ब्यूटीफुल प्लैनेट, कि वो जलता हुआ धधकता हुआ आग का गोला, जो कि आप लोग ऐसे सीरीज वेब सीरीज उरीज में देखते हैं, वो कैसे बन गया इतना बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर और भोला। विद एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर, जहाँ पानी भी आ गया, कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, बढ़िया एटमॉस्फेयर भी हो गया, और उसने लाइफ को यानी हमारी एग्जिस्टेंस को भी फेवर किया, सपोर्ट किया। अब इन द फॉलोइंग सेक्शन में यू विल फाइंड आउट हाउ द पीरियड बिटवीन 4600 मिलियन ईयर्स एंड द प्रेजेंट। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि कैसे 4600 मिलियन ईयर साल और आज के बीच में ये जो विकास है, ये विकास जो है आज विकास बनाने के काबिल हो गया। विकास मतलब लड़का, और वो विकास मतलब इवोल्यूशन, यानी ये जो विकास हुआ तो ये ऐसा विकास हुआ कि आज एक विकास आ सकता है। क्या बात है। लीड टू इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, लीड टू द इवोल्यूशन। फिर द अर्थ हैज़ लेयर्ड स्ट्रक्चर, अर्थ के पास एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। फ्रॉम आउटर मोस्ट एंड ऑफ द एटमॉस्फियर टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब देखेंगे तो ऊपर एक्सोस्फियर, थर्मोस्फियर, ऐसे अलग अलग लेयर हैं। फिर यहाँ पे कोर आएगा, मेंटल आएगा ना, फिर अर्थ पे आएगा, अर्थ का सरफेस आएगा। तो हर चीज़ एक डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में स्ट्रेटिफाइड है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड है। द मटेरियल दैट एग्जिस्ट इज नॉट यूनिफॉर्म, जो मटेरियल हैं वो अलग होती हैं। कहीं नीचे देखेंगे एटमॉस्फेयर में तो हवा ज़्यादा है, गैसेस ज़्यादा है, वाटर वेपर ज़्यादा है, उसके बाद कंसंट्रेशन कम होने लगती है। ज़मीन पे देखेंगे तो ह्यूमस मिल जाएगा, मिट्टी मिल जाएगी, उसके नीचे जाएंगे तो रॉक मिलती है, ठीक है, और नीचे जाएंगे तो एक्वीफर्स आपको मिलेंगे, पानी वगैरह मिलेंगी। उसके और अंदर जाएंगे तो मेटल मिलेगा, उसके और अंदर जाएंगे लावा मिलेगा, लावा के अंदर घुस जाएंगे कोर मिल जाएगा आपको। तो ये है, यानी अलग अलग चीज़ें हमें मिलती हैं, यूनिफॉर्म नहीं होती। द एटमॉस्फेरिक मैटर हैज़ द लीस्ट डेंसिटी, और जो एटमॉस्फेरिक मैटर ऊपर वाला है उसमें डेंसिटी सबसे कम होती है। भैया गैसों में कौन सी डेंसिटी होती है? इससे ज़्यादा तो पानी वाले रहते हैं। हम अपने आप को बहुत गुंडा समझते हैं, अरे हम इंसान हैं। भैया एक दिन ऐसे पानी में उतर जाओ और जैसे जैसे आपकी डेंसिटी, अभी आप लोगों ने सुना होगा, हाँ एक इंसिडेंट हुआ था कि कुछ अमीर आदमी जो है वो चले गए थे सबमरीन के अंदर, और इतनी डीप में चले गए ना कि सबमरीन ऐसे
फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में जो है सबमरीन ऐसे पूरी दब गई, क्योंकि इतना बाहर से पानी का प्रेशर लगा ना, और वो सब पूरी सबमरीन सहित वो लोग भी वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। तो यही चीज़ है कि हमारे ऊपर कौन सा प्रेशर लग रहा है, हवा का हम तो झेल ले रहे हैं, कभी पानी में जाके देखिए वहाँ कैसा प्रेशर होता है, तब समझ में आएगा कि आप कितने सशक्त, कितने बलशाली और मजबूत हैं। आपकी सबमरीन भी डूब गई, इंसान तो भैया इंसान ही क्या चीज़ है। फ्रॉम द सरफेस ऑफ द डीपर डेप्थ, तो सरफेसेस डीपर डेप्थ में देखेंगे, द अर्थ इंटीरियर है डिफरेंट जोन्स, अर्थ के इंटीरियर के जो जोन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इन ईच ऑफ दीज कंटेन्स मटेरियल्स विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, और इनमें जो मटेरियल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं, ठीक है। हाउ वॉज लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ डेवलप, तो अब बात यहाँ पे आती है कि कैसे जो लेयर्ड स्ट्रक्चर है अर्थ का वो डेवलप हुआ, तो आप बताइए। एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर, तो हम शुरू करते हैं अब एवोल्यूशन हमारे लिथोस्फीयर का। द अर्थ वॉज मोस्टली इन अ वॉलेटाइल स्टेट ड्यूरिंग इट्स प्राइमोर्डियल स्टेज, तो बहुत ही वोलेटाइल स्टेट में थी, यानी यहाँ पे वोल्टैलिटी हाई थी, कुछ भी हो सकता था, डिफ्रेंसिएशन था, कुछ चीज़ें अस्त व्यस्त थी। ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी एंड टेम्परेचर, अब धीरे धीरे जो डेंसिटी है वो बढ़ी, और जो आपका टेम्परेचर है डेंसिटी, तो जब आपकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी किसी जगह की तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने फॉसिल फ्यूल के बारे में सुना होगा, तो फॉसिल फ्यूल अब